अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद। सेकंड होम इंडिया हमारे इस प्रोग्राम पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका तारुफ अगर मैंने अभी बयान करना शुरू किया तो सारी शाम गुजर जाएगी। इसलिए मुख्तसरन बस इतना कहूँगी कि ये एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन होने के अलावा इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के ऑनरी सेक्रेटरी भी हैं और बहुत सारे टाइटल्स हैं इनके, मगर मैं चाहूँगी कि हम उनकी ज़बानी सुनें। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ जनाब अनंत कपाडिया से। आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपकी पैदाइश हैदराबाद की है, पढ़ाई भी आपने वहीं की। आपने साइंस और मैकेनिकल इंजीनियर में माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उसके कुछ अरसे बाद आप कुवैत आ गए और यहाँ पर आपने 40 साल गुजारे। मैं जानना चाहूँगी कि कभी आपको ऐसे लगा इतना अरसा कुवैत में रहकर कि जैसे कि आपका देश पीछे छूट गया हो? हाँ, कभी कभार लगता है कि देश पीछे छूट गया है, बिकॉज़ अपना देश अपना ही देश होता है। पर यहाँ कुवैत में जो हमने पाया है, हासिल किया है, वो शायद उन दिनों में जब हमने इंडिया छोड़ा था शायद पॉसिबल नहीं था कि इतना हम प्राप्त कर सकें। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी और माहौल बड़ा अच्छा था, तो हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया यहाँ पर। और आज जो भी हम हैं कुवैत की वजह से हैं। इंडिया ने हमको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। वहाँ पे जॉब भी करते थे हम, पर वहाँ इतने हालात ठीक नहीं थे उन दिनों में जो अब हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं थी जो अब हैं इंडिया में। तब हम यहाँ पर आकर सेटल हो गए और सिर्फ 2 साल के लिए आए थे, और आज 40 साल हो गए यहाँ पर आकर। और हमको ऐसे नहीं लगता कि हम इंडिया से बाहर हैं। इंडिया करीब है यहाँ से बहुत, और यहाँ पर इतनी आराम से रहते हैं हम, इतने आराम से रहते हैं, और यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि हमको ये भी देश अच्छा लगने लगा। और जब हम कुवैत से बाहर जाते हैं तो हम कुवैत को मिस करते हैं। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो ऐसे लगता है वापस चले जाएँ कुवैत को। तो जब इंडिया जाते हैं तो वो भी सेम फीलिंग होती है हमको कि जब लैंड करते हैं इंडिया में तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और कुवैत में आते हैं तो उतना ही अच्छा लगता है जैसे हम इंडिया में जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पुरानी यादों की गलियों में एक छोटी सी सैर कराना चाहती हूँ। हमें उस मुलाकात के बारे में बताइए जो आपकी हुई थी प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ, और साथ में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ। कैसे रहा था ये तजुर्बा आपका? पहले तो ये कहना चाहूँगा, जब हम मिले थे तब शायद हमारी उम्र 20 या 21 साल की थी, और इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। इन शख्सियत से मिलना इतना इजी नहीं था, और जब आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हो तो बहुत कम लोग कर सकते हैं ये, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं। पर हमको ये अच्छा लगा कि जब हम मिलने गए थे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से, वो इतने सिंपल और इतने एजुकेटेड थे कि हमको इतना सीखना मिला उनके आधे घंटे के इंटरेक्शन में, कि हमने कहा कि भाई ये तो आप कितना भी पैसा खर्चो तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी शख्सियत से आप जाकर मिल सकते हो और इतना कुछ उनसे हासिल कर सकते हो। और उनका हर सवाल या जवाब जो था वो हमको एनलाइटन कर रहा था। हमको अपने देश के बारे में ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ उनसे जब बात हुई। और उनसे जो है हमने ये भी सीखा है कि पोलाइटनेस क्या होता है, और डाउन टू अर्थ जो कहते हैं हम इंग्लिश में, वो बड़े से बड़ा इंसान कर सकता है, हो सकता है डाउन टू अर्थ। और हमारे पे इतना इम्प्रेशन वो छोड़ गए कि हम
खुद उसको प्रैक्टिस करना शुरू किए। और लाल बहादुर शास्त्री जी से मुलाकात तो हुई, पर ऐसी नहीं हुई जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन से हुई थी। मैं गया था दिल्ली, हम रहते हैं हैदराबाद में, दिल्ली गया था एज द बेस्ट कैडेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो हमारा स्टेट है, और आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। सो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है हमारी परेड हुआ करती थी दिल्ली में फॉर 26 जनवरी, जो फेमस है रिपब्लिक डे परेड। उसमें मैं लीड किया था मैंने परेड को, आंध्रा की जो कंटिजेंट थी। और वहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो सैल्यूट ले रहे थे, और इतने छोटे कद के इंसान मैंने पहले कभी देखे नहीं थे, और इतने पोलाइट, इतने स्माइलिंग, और इतनी बड़ी हस्ती। तो बाद में हमको ऐसे लगा कि उनसे जाके मिलें। ऐसे प्रोग्राम नहीं था मिलने का, और हमको लगा कि उनसे मिलना चाहिए जाकर, उनसे भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो हम कुछ दोस्त जो थे कैडेट्स मिलकर रिक्वेस्ट किया हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि भी हमको इनसे कुछ 5 मिनट के लिए मिला दो। तो 5 मिनट के लिए हम गए, और आधा घंटा वहाँ पे उन्होंने हमको दिया, और इतनी अच्छी बातें कही अबाउट द कंट्री, अबाउट व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री। तो हम बड़े इमोशनल हो गए। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने हमसे पूछा इंडिविजुअली कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, कौन क्या करता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इतना सारा टाइम हमारे लिए निकाला, और हर एक से पूछा उन्होंने। ऐसे नहीं कि कोई एक से पूछ लिया और हम चलते फिरे, पर सबसे पूछा उन्होंने, और हमने काफ़ी टाइम गुजारा उनके साथ, और अच्छा भी लगा बहुत। ये तो हम सब मानते हैं कि कुवैत और इंडिया के कल्चरल टाइज बहुत मजबूत हैं। कुवैत और इंडिया के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, और मैं जानती हूँ कि आप इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के ज़रिए उन्हें और मजबूत बना रहे हैं। हमें अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। जी हाँ, मेरी खुश किस्मती है कि मैं इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं ऑनररी सेक्रेटरी हूँ वहाँ का, और हमारे जो भी कलीग्स हैं इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल में बड़े एक्टिव हैं, उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। बड़े अच्छे बिजनेस पीपल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं। तो जब हम मिलते हैं तो प्रोफेशनली हमको काफ़ी नॉलेज मिलता है उनसे, और उनसे ये भी मिलता है नॉलेज कि वो क्या कर रहे हैं इंडिया के लिए और हम इंडिया और कुवैत को कैसे नज़दीक ला सकते हैं। तो इस IBPC के द्वारा, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के द्वारा, हम ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कुवैतीज़ आते हैं, नॉन इंडियंस आते हैं एज अवर गेस्ट, और वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जब प्रोग्राम हो जाता है या प्रोग्राम के दौरान जब ब्रेक होता है, हम लोग सब ऐसे हिल मिल जाते हैं वहाँ पर, कुवैतीज़, इंडियंस, जो भी फॉरेनर्स हैं, उससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंडिया को जाने। हमसे जब बात करते हैं और जब देखते हैं स्टेज पे क्या हो रहा है, कोई स्पीकर आता है, गेस्ट स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं। हमने मिस्टर आदि गोदरेज को बुलाया था, पवन कुमार वर्मा को जी को बुलाया था, डॉक्टर संजय बारू को बुलाया था। संजय बारू प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के एडवाइज़र थे, और इकोनॉमिस्ट को हमने बुलाया है। रिसेंटली हमने मिस्टर नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस, चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, उन्हें बुलाया था। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और कुवैत को साथ लाएं जितना हो सके, और यहाँ के जो कुवैत के नागरिक हैं, कुवैती सिटीजन्स हैं, उनको पता भी चलना चाहिए कि इंडिया क्या चीज़ है। सिर्फ खाने में नहीं है इंडिया आगे। कुवैत में आपने बहुत से गुलकारों और म्यूजिशियंस, मौसीक़ा को आपने दावत दी है, आमंत्रित किया है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है उन्हें कुवैत बुलाने में।
कुवैत में रहने वाले सारे संगीत प्रेमियों की दुआएं तो आपको मिलती ही होगी, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। देखिए जी, मैं खुद छोटा मोटा म्यूज़िशियन हूँ और मुझे पता है म्यूज़िक क्या चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हूँ जो नॉर्मल आदमी जानता है। मेरे हिसाब से म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आपके रूह को दिलासा देती है और जो आप इन्जॉय कर सकते हैं म्यूज़िक में, अच्छी म्यूज़िक में। म्यूज़िक डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, उतना लुत्फ़ और उतना सुकून आपको कोई आर्ट फॉर्म में नहीं मिलता। तो जब मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ अपने आर्टिस्ट के बारे में। मुझे पहले वो पसंद आना चाहिए, तो बाद में उनको मैं प्रोड्यूस करता हूँ आगे। सिर्फ करने के लिए नहीं करता मैं, कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं, जो दूसरों को बताया जाए, सुनाया जाए, जो इंडिया की शान है, इंडिया का कल्चर है, इंडिया का आर्ट है। ऐसे तो आर्ट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स में। मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ अभी, दैट टू क्लासिकल म्यूज़िक। तो जब हम क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर, ये एक से एक कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े नाम पाए हुए कलाकार हैं, दुनिया ट्रैवल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और इंडिया का कल्चर प्रमोट करें यहाँ पर। और कुवैतीज़ भी अच्छी तरह समझते हैं ये। ऐसे नहीं कि सी म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, सेम 7 नोट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स। कुवैतीज़ भी अच्छी तारीफ़ करते हैं इसकी, और वो समझते भी हैं। इतने ऐसे भी कुवैतीज़ हैं जो राग के नाम लेना शुरू करते हैं जब ये बजती है म्यूज़िक। तो मैं ऐसे कुवैतीज़ को भी जानता हूँ। आपने इन प्रोग्राम्स की अभी बात की, हम चाहेंगे कि हम नाजरीन को भी प्रोग्राम्स की कुछ झलकियाँ दिखाएं। आइए देखते हैं।
हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के इख्तिताम तक, मगर बातें अभी चालू हैं। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। हम फिर हाजिर होंगे जनाब अनंत कपाडिया के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया और शब बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद। वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब अनंत कपाडिया के साथ, तो गुफ्तगू चालू रखते हैं। आइए। आपने माशाल्लाह यहाँ पर इतने सारे क्लासिकल मौसीक़ार म्यूज़िशंस को बुलवाया है कुवैत में। मैं जानना चाहूँगी कि इनमें से आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? आप सिर्फ क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे सारे आर्टिस्ट फेवरेट्स हैं। पर्सनली अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट जो ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो नेचुरली जो वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो मेरा फेवरेट होगा। पर ऐसे हर आर्टिस्ट मेरे फेवरेट हैं। हर कोई, जितने भी आते हैं और जितने अच्छे नाम वाले, अच्छा नाम कमाया है जिन्होंने, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो, और बहुत उम्दा बजाते हैं, वो माहिर हैं उसमें। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आर्टिस्ट उससे अच्छा है, पर ये कह सकता हूँ कि मुझे इंस्ट्रूमेंट कौन सा ज़्यादा पसंद है। कौन सा है? मेरा इंडियन फ्लूट, जिसे बांसुरी कहते हैं आप, बिकॉज बांसुरी इज़ द क्लोजेस्ट टू योर ह्यूमन वॉइस। कोई इंस्ट्रूमेंट इतना क्लोज नहीं है ह्यूमन वॉइस के जितना बांसुरी है। जी। सो बांसुरी बहुत स्वीट भी होती है, मीठी होती है, और बजाना बहुत ही मुश्किल होता है। लगता बड़ा सिंपल है, हर कोई इंस्ट्रूमेंट मुश्किल है बजाना, पर बांसुरी बहुत मुश्किल है इसलिए कि वो बम्बू का एक पीस है, बैम्बू जो होता है ना, उसका पीस है, उसी में छेद करते हैं और उसको बांसुरी बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बजती है जो बजता है जो इंस्ट्रूमेंट, वो बांसुरी है। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, पर इतनी मिठास कि आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उतनी नहीं आ सकती। तो मेरे हिसाब से बांसुरी इज़ माई फेवरेट, एंड किंग ऑफ बांसुरी और द अल्टीमेट ऑफ बांसुरी इज़ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्होंने बांसुरी को एक लेवल दिया है वर्ल्ड में। 50 साल पहले अगर आप बांसुरी का नाम सुनते तो लोग सोचते थे चरवाहा कोई बजा रहा होगा बाहर, बकरी जो होते हैं, होड़ जो होता है, वो उसके साथ जा रहा होगा और बजा रहा होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि बांसुरी स्टेज पर आकर 2-2.5 घंटा आपको एंटरटेन कर सकती है। और ये हरिप्रसाद चौरसिया जी ने ये कमाल किया है कि बांसुरी को दुनिया में मशहूर किया है। उनकी उम्र अभी ऑलमोस्ट 78-79 है, पर अभी भी बजाते हैं वो। जब आप उनके प्रोग्राम में जाकर बैठती हो या बैठते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप कोई दूसरी दुनिया में चले गए हैं। इतनी मीठी साउंड आपको सिर्फ बांसुरी से आती है। आपने
पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बात की है, तो हमारे नाजरीन को भी एक छोटी सी